हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी माध्यम के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं समंता शर्मा आप सभी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को क्लास देखने के बाद में शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो आपके मोस्ट ऑफ क्लासेस हो चुकी हैं और कुछ क्लासेस अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, भूगर्भिक समय मापनी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भूगर्भिक समय मापनी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से जो आपके जो भौगोलिक समय है, जैसे एक जीव की उत्पत्ति हुई, उससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उससे पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर उससे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो किस प्रकार से हमारी पृथ्वी विकास क्रम की ओर आगे बढ़ी, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वी की गतियां हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, अपसौर उपसौर है, उपभू है, अपभू है, ठीक है। तो ये किनको कहा जाता है, ज्वार भाटा क्या है, ज्वार कैसे आते हैं और भाटा किसको कहते हैं, ठीक है। तो भाटा मतलब राजस्थान से है, तो भाटा हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ और वस्तु को भी कहा जाता है, तो वो नहीं समझना है आप सभी को। तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावलियों पर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास पर अंत तक बने रहना है और सब्सक्राइब तो कर ही देना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देती हूँ। क्या हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, पृथ्वी की गतियां, ठीक है। पृथ्वी हमारा ग्रह है और पृथ्वी की गतियां देखो, वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी जहां जहां गतियों से संबंधित कुछ आया है कुछ भी, तो वहां मैंने आपको बताया, ठीक है। दो महत्वपूर्ण गतियां हैं पृथ्वी की, मतलब गति जो करती है ना पृथ्वी, जैसे ये आपका क्या है, ये अर्थ है और यहाँ मान लीजिए ये क्या है, आपका सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सूर्य से जो गति करके जो पृथ्वी आई है, इसको कहा जाता क्या है, ये आपकी आ गई आपकी कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। ये आ गई कौन सी, आपकी पूर्व दिशा, ठीक है। ये आ जाती है आपकी उत्तर दिशा और ये आ जाती है क्या, आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पृथ्वी ने जो गति की है, तो ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व तो इसकी क्या हो गई, दिशा हो गई। ये तो क्या है, पश्चिम से पूर्व, ये तो डायरेक्शंस है, ठीक है। वे 4 डायरेक्शंस हम लोग मानते हैं मोटा मोटी रूप से, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। वैसे तो फिर अपन 8 दिशाओं में भी बांट सकते हैं, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर आपका दक्षिण पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया और उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 दिशाओं के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए आपका ईशान कोण हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, आपका आपका उत्तर पश्चिम हो गया, नैऋत्य कोण हो गया, फिर ये आपका वायव्य कोण हो गया, फिर आपका ये अग्नि कोण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ नॉर्मली हम लोग 4 दिशाएं पढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो आपका पश्चिम से पूर्व तक जो आपकी गति करके जो अर्थ आती है, तो ये तो आपकी दिशा है क्या, ये तो पृथ्वी की दिशा है, किस ओर घूमती है या सूर्य के किस ओर चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व, ये ध्यान रखना है। सिर्फ शुक्र और अरुण ग्रह ये जो उल्टे चक्कर लगाते हैं, बाकी सब प्लेनेट्स है, ठीक है। शुक्र और अरुण की दिशा है पूर्व से पश्चिम, इसी वजह से वहां पर जो शुक्र और अरुण ग्रह है, वहां सूर्योदय होता है पश्चिम से और सूर्यास्त होता है पूर्व से। बाकी सभी प्लेनेट से पृथ्वी समेत होता है कहाँ पर, सूर्योदय पूर्व से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गति हम लोग देखें, तो ये जो पश्चिम से पूर्व फिर पश्चिम से पूर्व जो गति करती है पृथ्वी, तो इस गति को जो एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है सूर्य के, तो इसको क्या कहा जाता है, ये परिक्रमा करती है सूर्य के, तो इसको कहा जाता है क्या, परिक्रमण गति, ठीक है। तो यहाँ पर एक गति तो आपकी पृथ्वी की कौन सी हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो एक तो हो गई गति कौन सी, पृथ्वी की, तो परिक्रमण गति यहाँ पर हो जाती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान देंगे क्या, अब पृथ्वी क्या है, सूर्य के तो चारों ओर चक्कर लगा ही रही है, लेकिन अपने अक्ष पर भी तो घूमती है भाई, अपने स्थान पर अपने एक्सिस पर भी तो अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो अपने स्थान पर जो पृथ्वी की गति है, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य ग्रह है, तो अपने स्थान पर घूमते हुए ये पूरा एक राउंड ये सन के राउंड करती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो जब ये अपने स्थान पर घूमेगी, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है। तो घूर्णन, इसकी घूर्णन गति कह दो, चाहे ये भ्रमण कर रही है खुद के स्थान पर भी, तो इसको परिभ्रमण गति कहते हैं, ठीक है। अपने स्थान पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। और
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। इसको आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की परिक्रमा करने से रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं बाकी बची जो गति पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये हो गई क्या है इसकी परिभ्रमण गति। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये पृथ्वी की कौन सी हो गई, ये परिभ्रमण गति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है, ये दो गतियां हमने देखी, क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, इनका कुछ प्रभाव भी पड़ता है कि हमारे अर्थ पर कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं क्या, कुछ दिन रात बनते हैं क्या, कुछ ऋतुओं में परिवर्तन होता है कि ऑब्वियसली होता है। ठीक है, कैसे होता है तो मैं समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना क्या है, सबसे पहले आ जाओ, चलो यहीं पर देख लेते हैं। ये जो परिभ्रमण गति है ना, कि अपने स्थान पर अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन, यानी ये रोटेट कर रही है। और इसको बोलते हैं क्या, रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये पृथ्वी जब अपने स्थान पर घूमती है ना, तो क्या होता है, अपने स्थान पर घूमी, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सूर्य है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं पृथ्वी हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको ग्लोब के माध्यम से भी समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, इस हिसाब से समझे आप। मैं अर्थ हूँ, ठीक है, मैं मेरा एक जैसे मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, मैं अर्थ हूँ, सूर्य यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेना है एक बार। ठीक है, सपोज करना है ये सूर्य है, मैं अर्थ हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इस साइड में मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज है मेरे चेहरे की तरफ। ठीक है, और जो बैक साइड है, जैसे ये पोनीटेल है, इसको समझ सकते हैं आप, ईस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है, तो ईस्टर्न कंट्रीज बैक साइड में है, वहां पर क्या रहेगा, सूर्य की रोशनी पहुंच पा रही है क्या, नहीं पहुंच पा रही। यहाँ मान लेते हैं हम लोग मून है यहाँ पर। ठीक है, तो सन से मून क्या करेगा, प्रकाश लेगा। ठीक है, प्रकाश, सन की जो मिट्टी है वो, सॉरी मून की जो मिट्टी है वो चमकीली है, वो प्रकाश अवशोषित करके क्या करेगा, बैक साइड वाले पार्ट को प्रकाशमान कर देगा। यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए बैक साइड में नाइट है, बिकॉज सन की जो रोशनी है सीधे तरीके से नहीं पहुंच पा रही, तो वो मून के सहायता से पहुंचेगी, और बैक साइड में क्या होगी, रात होगी, और सामने वाले हिस्से पे क्या होगी, यानी वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा दिन। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब यहाँ ऐसे ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इधर मून एग्जिस्ट कर रहा है, तो मून सन से रोशनी लेकर इधर वाले पार्ट पर रोशनी फैला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मून भी तो चंद्रमा के अराउंड रोटेशन लगाता है, 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा होता है ना, वो एक चक्कर अपना 7 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ये ध्यान रखना है। वैसे कहीं पूछा नहीं जाता है, आप सामान्य जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सूर्य है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका वेस्टर्न कंट्रीज वाला पार्ट आ गया, ये ईस्टर्न कंट्रीज वाला पार्ट आ गया। क्लियर, यहाँ हो जाएगा दिन, यहाँ पर हो जाएगी रात। लेकिन मैंने क्या बताया कि भाई ये पश्चिम से पूर्व यहाँ पर घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये अपना स्थान तो परिवर्तित करेगी ही। तो यहाँ जब ये अपना स्थान परिवर्तित अपने एक्सिस पर भी घूमेगी, तो ये वाली जो रेखा है ना, तो दो रेखाएं देखो, ये मध्य में जो रेखा होती है ना, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या मेडिटेरेनियन लाइन, ये बहुत सारे इसके नाम है, आपके भी पेट नेम होते हैं घर पे। ठीक है, और बहुत सारे लोग आपको प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो वैसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो देखो रेखा क्या है, पूरा एक वृत्त बनाती है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर से नीचे यानी कि दाएं से बाएं खींची गई है, वो सॉरी ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण खींची गई है ना, ये वृत्त नहीं बनाती। क्योंकि देखो ऊपर और नीचे से क्या है, यहाँ पर जो पृथ्वी है ना हमारी, कैसी है, चपटी है। ठीक है, यानी संतरे की भांति है। भाई संतरे को आप छीलते ऑरेंज को, तो ऊपर और नीचे से चपटा रहता है, क्या वो वृत्त बना रहा है। लेकिन अगर साइड से आप आपके पश्चिम से पूर्व या दाएं से बाएं लाइन खींचोगे तो एक पूरा वृत्त बनेगा। वैसे ही सेम पृथ्वी के साथ है कि आप जो दाएं से बाएं अगर पूरे एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं तो ये पूरा वृत्त बनता है। इसी वजह से इसको सिर्फ एक ही लाइन कहा गया है। एक ही लाइन के अनेक नाम जरूर है, लेकिन ये लाइन एक ही है। ठीक है, यह वृत्त एक ही है, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण तक है लाइन, इस एक साइड में अलग है, इसके बैक साइड में ये दूसरी लाइन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एक साइड वाली लाइन मान लीजिए ये लाइन है, इधर वेस्टर्न कंट्रीज है, इधर ईस्टर्न कंट्रीज है, ये वाली लाइन ग्रीनविच रेखा है, तो ये वाली जो लाइन है वो मानक याम्योत्तर रेखा रहेगी। ठीक है,
तो ये वाली जो लाइन है वो मानक यामावत रेखा यानी समय मानक रेखा है, समय को निर्धारित करती है। ये पश्चिमी कंट्रीज वाले जो लोग हैं, मतलब पश्चिमी कंट्रीज है, वो माइनस में चलते हैं और हम लोग प्लस में चलते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग प्लस में ही चलते हैं। भारत है और एशियन कंट्रीज है, डेवलपमेंट भी सबसे पहले जो है यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो चलो हम लोग इतना इतिहास में नहीं जाएंगे, हमें ये ध्यान रखना है ये माइनस में चलता है पश्चिम, यानी इधर अगर पूर्व में सूर्योदय होता है, फिर सूर्य को इधर ले आओ, ठीक है। इधर सूर्योदय हो गया, बिकॉज पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है ना, तो पहले सूर्योदय यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे अर्थ ऐसे जाएगी रोटेट करते हुए, तो सूर्योदय बाद में पश्चिम कंट्रीज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण है, यानी आपकी जो एक तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा हो गई, और इसके ऑपोजिट साइड में दूसरी अंतरराष्ट्रीय मानक यामावत रेखा है, समय रेखा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, इनके चेंज होने से, जैसे मान लीजिए अब मैं धीरे धीरे यूं रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। तो अर्थ मान लिया मेरे को, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब वेस्टर्न कंट्रीज में हो गया क्या, रात हो गई, और ईस्टर्न कंट्रीज में क्या हो गया, दिन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आ चुका है। तो देखो पूरे पृथ्वी का ही चंद्रमा मून, मतलब चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, तो वेस्टर्न कंट्रीज वालों का भी है, ऑब्वियसली बात है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो, इन सब कॉन्टिनेंट्स का भी मून ही रहने वाला है, सिर्फ भारत का ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो देखो ये जब अपने स्थान पर घूमी ना, तो यहाँ पर क्या है, इससे क्या चीजें चेंजेस हुई, नाइट, आपके डेज और नाइट बने, ठीक है। तो दिन और रात किसकी वजह से बनते हैं, तो आपके परिभ्रमण गति की वजह से दिन रात बनते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। कितने समय में ये जो है एक राउंड पूरा कर लेती है, तो 24 आवर्स, और अथवा आपको एग्जैक्ट समय याद रहे तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये एक चक्कर अपने स्थान पर पूरा कर लेती है, कौन, तो आपकी पृथ्वी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो बात करते हैं हम लोग परिक्रमण गति की, यानी एक परिक्रमा करती है ये कितने समय में, पृथ्वी सूर्य के अराउंड, तो 365 दिनों में, ठीक है। तो 365 दिनों में, और अगर एग्जैक्ट देखा जाए 365 1/4 दिनों में ये पूरा करती है एक परिक्रमा, ठीक है। तो जब ये परिक्रमा पूरी करती है, तो यहाँ जैसे घूर्णन गति से या परिभ्रमण गति से दिन रात बने, दिन रात में चेंजेस आए, तो क्या जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तब भी कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो क्लाइमेट जो पर्टिकुलर किसी कंट्री की होती है ना, वो 14-15 साल से अधिक, मतलब 14-15 साल तो मतलब मिनिमम है कि उतने समय में एक जैसी क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर स्थान पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लाइमेट के ही एक महत्वपूर्ण तत्व, जैसे मौसम आ गए, ठीक है, ऋतुएं आ गई, तो ऋतुओं में परिवर्तन कब होता है, जब सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऋतुओं में कैसे परिवर्तन होगा, आपकी पृथ्वी है यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी सूर्य की जो रोशनी है कहाँ पर आ रही है, सबसे ज्यादा अगर रोशनी अगर सूर्य की प्रभावित करेगी तो मध्य वाले पार्ट को कर रही है, क्लियर। भाई 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया भूमध्य, जैसे भूमध्य सागर हो गया, यहाँ के जो भी भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया हो गए, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यही भाग सबसे गर्म रहेगा। मतलब यहाँ ऊपर का जो भाग है, कर्क रेखा वाला भाग है, वो क्या रहेगा, मतलब उस पे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी समान अनुकूल दशाएं आपके यहाँ नहीं बनाती हूँ मैं, यहाँ ये मकर रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, तो समान अनुकूल दशाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन सा स्थान होगा, तो आपका 0 डिग्री अक्षांश वाला रेखा, ये भूमध्य रेखा के आसपास वाला, क्लियर। लेकिन जब पृथ्वी अपने स्थान पर घूमते घूमते जब आगे की ओर बढ़ेगी, इस प्रकार से, चाहे मान लो इस प्रकार से समझ लो, ठीक है, जब आगे की ओर जब बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होगा, भाई ये जो यहाँ से मान लो ये यहाँ शिफ्ट हुई, ठीक है। तो सूर्य तो अपनी जगह ही घूम रहा है, सूर्य अपनी एक्सिस पर घूमता है, ठीक है, सूर्य किसी के चक्कर नहीं लगाता, सूर्य अपनी एक्सिस पर घूमता है, बिकॉज सूर्य जो है पृथ्वी से, बाकी प्लेनेट से बहुत ज्यादा विशाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये ऊपर की ओर गई, शिफ्ट हुई, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ मान लो शिफ्ट हो जाती है तो सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर आ जाएगा, या ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाती है तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर आ जाएगा। तो भाई गर्मी, यहाँ की गर्मी या तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, अगर यहाँ की गर्मी यहाँ शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं समझाती हूँ कैसे। तो यहाँ क्या है, इसी वजह से क्या है, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में मतलब जो हमें मौसमी जो दशाएं हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो कैसे, किस प्रकार से शीत ऋतु आती है, किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आती है, ये भी आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से।
अब देखो क्या है, ध्यान से देखना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि ये मैंने बना दिया क्या आपका, ये आ गया क्या आपका सूर्य, ठीक है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी मैं क्लियर करवाऊंगी, तो ध्यान से देखना है क्लासेस को, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मान लेते हैं ये क्या है हमारा सूर्य, ठीक है। अब यहाँ ये सूर्य की रोशनी भाई सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट सूर्य की तो गलती नहीं है कि अर्थ क्या है इसकी चारों ओर एक रिवोल्यूशन पूरा करती है एक साल में, ठीक है। अब ये तो अर्थ की गलती है, अर्थ की गलती भी नहीं है, सभी जगह सभी अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइप की शीत ऋतु हम लोग चाहे सर्दी विंटर सीजन का भी विंटर सीजन में भी इंजॉय कर सके, समर सीजन को भी इंजॉय कर सके, इसी वजह से अर्थ क्या है पूरा एक रोटेशन पूरा करती है, ठीक है। तो देखो मजाक मजाक में हंसी मजाक में पढ़ना है, बिल्कुल भी पढ़ाई को इतना ज्यादा बर्डन नहीं बना लेना, इसी वजह से मैंने बस ऐसे जॉब बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो मान लीजिए ये अर्थ जो ये सूर्य है ये प्रकाशमान है, ठीक है। अब जो प्रकाश की मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहाँ देखो जो हमारा अर्थ प्लेनेट है ये मान लेते हैं यहाँ पर है, क्लियर। अर्थ यहाँ पर है तो अर्थ कुछ इसी प्रकार से मैं यहाँ पर ये 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है वो मध्य में यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। तो यूं अर्थ को थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके समझना है, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अदरवाइज हम लोग कह देते हैं क्या इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य व्रत भी कह सकते हैं, मेडिटेरेनियन लाइन भी कह सकते हैं, या विषुवत व्रत भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है ये यहाँ पर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या है ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो गई, यहाँ मैं बना देती हूँ क्या, आपको पता ही है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ये इधर ये वाला जो है ना ये पार्ट ये किस क्या कहलाता है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है भाई। जीरो आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला पार्ट तो है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो दक्षिण वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर, और ये आ गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। देखो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए क्लासेस यूजफुल है, दोनों को ही देखना है। तो यहाँ ये तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर। अब यहाँ पर देखो मैं एक और लाइन यहाँ पर बना देती हूँ, इसको कहा जाता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है, ठीक है। या फिर मैं एक और इसका नाम एक और लिख देती हूँ, तो मकर रेखा इसको कहा जाता है। एक और नाम इसका है क्या है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी इसको कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका भी नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो आ जाएगा क्या आपका कर्क रेखा, या फिर कहा जाता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, अदरवाइज 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना है क्या, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर किसकी अवस्थिति है, तो भारत की अवस्थिति। तो ये मैंने डिब्बा बनाया ना, तो ये भारत ही है, ठीक है। देखो ऐसा बात नहीं है, मैं भी राष्ट्रभक्त हूँ, मैं कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही एंजॉय करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स यहाँ पर बना दिया है तो मैंने भारत को दर्शा रही हूँ, ठीक है। भारत के बारे में कोई गलत टिप्पणी यहाँ पर नहीं करी है मैंने। तो यहाँ देखो ये क्या है आपका, ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो ये इंडिया मैंने बना दिया किस पे, आपके कर्क रेखा पर अवस्थित है, क्लियर। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा 26 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये कर्क रेखा यहाँ पर अवस्थित है। अब कर्क रेखा ध्यान ये देना है, अभी जो सूर्य की रोशनी यानी सूर्य जो लंबवत किस पर है, तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश पर है। सूर्य किस पर लंबवत है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर क्या है, लंबवत है। कहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, क्लियर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत कब है सूर्य, तो आपके ये जो डेट है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, 21 मार्च। ध्यान रखना है 21 मार्च को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। यानी सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ पर हो रही है, तो आपके इसी एरिया पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर ही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपके यहाँ पर भी बना देती हूँ। तो यहाँ देखो एक चीज, यहाँ पर भी आपको अर्थ को इमेजिन करना है, ये आपकी वापस यही स्थिति आ गई, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर ही सूर्य वापस जब अर्थ रोटेट करके आएगी ना, तो या फिर ऐसे मान लीजिए इसका रोटेशन, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम से पूर्व समझना है आपको, क्लियरली बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो अर्थ है ना, जब ये एक आधा राउंड पूरा कर लेगी वापस से ये कहाँ आ जाएगी,
आपके 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर सूर्य फिर से लंबवत चमकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी लंबवत रहेगी और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर कब रहेगी, तो ध्यान रखना है ये डेट रहेगी आपकी कौन सी, तो 23 सितंबर यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, 23 सितंबर यहाँ मैंने लिख दी। दो डेट से जब सूर्य की रोशनी आपके विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्लियर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो इन दोनों डेट्स के अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण डेट्स है, वो मैं समझाती हूँ। तो यहाँ देखो क्या है, जब पृथ्वी अपनी गति करके गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब पृथ्वी गति करके आएगी तो आपको पता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखो ये 21 मार्च है। ठीक है, अब पृथ्वी क्या है, गति करके यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, यहाँ आ जाएगी इस प्रकार से। अब जब यहाँ गति करके आई तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना देती हूँ। यहाँ जैसे मान लीजिए ये गति करके आई तो ये आपकी क्या है 0 डिग्री और ये आपकी क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यही सोचना है कि अर्थ जो है यूं उल्टा होकर आ रही है। ठीक है, देखो उल्टा सीधा का कुछ नहीं है, हम लोग बस अपने आप को इंडिया में रहते हैं तो अपन ऊपर मान लेते हैं, वैसे अपन है उत्तरी गोलार्ध में, ये सही है वास्तविकता है। लेकिन उल्टे नीचे का कुछ नहीं, हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी के बंधे हुए हैं। इसी वजह से ना हम उड़ते हैं, ना गिरते हैं, ना हम अच्छे तरीके से चलते हैं, वो सुचारू रूप से जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना है। यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, वही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये मकर रेखा यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ट्रॉपिक ऑफ, ये आ गया क्या आपका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी मकर रेखा, ये आ जाएगी क्या आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी कर्क रेखा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये आ गई आपकी क्या कर्क रेखा। अब कर्क रेखा या फिर इसको कह दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह दो, या फिर आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो जब यहाँ पर आई तो सूर्य की जो लंबवत जो है ना, सूर्य सबसे ज्यादा जो रोशनी कहाँ पर फैला रहा है सूर्य, तो यहाँ कर्क रेखा पर फैला रहा है। तो कर्क रेखा पर आपको पता होना चाहिए यहाँ क्या है, हमारा भारत है। ठीक है, और भारत में अगर यहाँ पर रोशनी वो सॉरी हाँ यस सही बोल रही हूँ, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा आई अगर, तो यहाँ भारत में कैसी ऋतु आ जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। भाई सूर्य सबसे ज्यादा जहां पर चमकेगा, भारत में चमकेगा, तो गर्मी नहीं पड़ेगी क्या। ठीक है, तो हम लोग कॉटन के कपड़े नहीं पहनेंगे क्या, सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र के कारखाने भी इंडिया में इसी वजह से चलते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है। अंग्रेजों ने भी इसी वजह से आके यहाँ पर मिलें स्थापित करी थी। ठीक है, 1600 में विक्टोरिया से 4 पत्र साइन करवा के ले आए, और चलो ठीक है वो हम लोग आधुनिक भारत में डीपली पढ़ेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर आ जाती है कब, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, तो सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो ये स्थिति किस डेट को होती है, तो ध्यान रखना है 21 जून को। कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है सूर्य, तो 21 जून को, ध्यान रखना है 21 जून, ये डेट भी महत्वपूर्ण है। 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत होना कब, 21 जून। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, 21 मार्च से 21 जून की अवधि, भाई मार्च के बाद में जून आता है कि नहीं, तो 21 मार्च से 21 जून की अवधि जो किसने तय की है, पृथ्वी ने तय की है, तो इसी समय को क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक है, भाई उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट हो गया, यू नो मान लीजिए ये आपकी विषुवत व्रत है, यहाँ से सूर्य शिफ्ट नहीं हुआ है, हुई तो अर्थ है, लेकिन हम लोग सूर्य को ही ब्लेम करेंगे। तो सूर्य शिफ्ट हुआ है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, वैसे तो अर्थ यूं नीचे की साइड आई है, लेकिन सूर्य तो शिफ्ट हो गया ना, भाई हमें तो ये लग रहा है कि सूर्य आ गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जब सूर्य जो 21 मार्च से लेकर 21 जून तक के बीच की जो अवधि में जो गति करके यहाँ तक कर्क रेखा तक आया है, तो यहाँ इसने उत्तर की ओर मूव कर लिया। अब उत्तर की ओर मूव किया है तो इसी को क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत। कब से कब तक, 21 मार्च टू 21 जून। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। अब इसी को उत्तरायण भी कहा जाता है, उत्तरायण भी कहा जाता है, इसी जो है स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण होना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो उत्तरी है ना, तो उत्तर आपका उत्तरायण है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका मैंने बनाया क्या, ये है आपका क्या, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव है कि नहीं है, उत्तरी ध्रुव है ना यहाँ पर, और पृथ्वी कैसी है, चपटी है यहाँ से और आपके यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे कैसी है, चपटी है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये ग्लोब है। ठीक है, और ये पृथ्वी, अब ये आप समझोगे
कि ये जो ग्लोब है ना, मतलब पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर थोड़ी सी झुकी हुई है, मोल्टेड है अर्थ के समक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका उत्तरी ध्रुव आ गया और ये आपका दक्षिणी ध्रुव आ गया, ठीक है। अगर इसको इस प्रकार से रोटेट करें, भाई रोटेशन भी तो साथ में चल रहा है, रिवोल्ट तो कर ही रही है लेकिन रोटेशन भी साथ में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो उत्तरी अयनांत का जो समय होता है ना, ये 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर क्या है, उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। दिन मतलब रात हो ही नहीं रही वहां पर, भाई अर्थ जो है अपने गति, अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर मान लीजिए सूर्य कुछ इस प्रकार से, सूर्य की रोशनी आएगी और सूर्य क्या है, यहाँ जो आपका विषुवत से आपका जो कर्क रेखा पर जब शिफ्ट होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस स्थिति में, तो सूर्य यहाँ पर है, तो क्या इसको मान लीजिए मैं घुमाती हूँ इस प्रकार से, तो क्या यहाँ उत्तरी ध्रुव पर कोई नाइट का फर्क पड़ रहा है क्या, भाई यहाँ से पृथ्वी इस प्रकार से घूमी तो यहाँ पर नाइट हो सकती है, यहाँ पर डे हो सकता है, फिर यहाँ पर डे हो जाएगा और यहाँ पर नाइट हो जाएगी, लेकिन ऊपर तो भाई रोशनी तो आ ही रही है ना, तो यहाँ पर बर्फ वैसे जमी रहती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। लेकिन जब उत्तरी अयनांत के समय में जब कर्क रेखा पर सूर्य रहता है, लंबवत चमकता है, तो इस उत्तरी अयनांत यानी 21 मार्च से 21 जून की अवस्थिति के मध्य की अवस्थिति में क्या है, सूर्य की कुछ किरणें क्या है आपके उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का क्या होता है, 6 माह का दिन होता है, यानी वहां पर रात होती ही नहीं है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव क्या है, यहाँ की बर्फ क्या है, चमकती है कब से कब तक, तो वही आपका उत्तरी अयनांत का समय आपको लेना है, ठीक है, 21 मार्च से 21 जून के बीच की अवधि तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दक्षिणी जो ध्रुव है उसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, अब ये क्या है, मूव आपका जो पृथ्वी है वो मूव करते हुए और आगे बढ़ेगी, ये आपका 23 सितंबर आ गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ के ये देखो, अगर मैं यहाँ नहीं बनाती तो यहाँ भी बना सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, वही विषुवत पर स्थिति आ जाती। आप ये मत कह देना कि यहाँ से लेकर तो इतना ही गैप रखा और मैम आगे इतना गैप रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बना सकते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब आगे चलते हैं 23 सितंबर से आगे। अब यहाँ पर मैं बनाती हूँ क्या, ये मान लीजिए आपका आ गई क्या, ये अर्थ आ गई, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से देखें, ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, मतलब ये जो है ना सूर्य है, ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गई, या मान लीजिए अर्थ इतना ऊपर शिफ्ट हो गई कि मकर रेखा पर अब सूर्य की रोशनी लंबवत आएगी, ठीक है। ये आपकी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मकर रेखा है, अब सूर्य की जो रोशनी है वो कहाँ पर रहेगी, तो आपके मकर रेखा पर सर्वाधिक रहेगी, ठीक है। तो ये जो है ना मकर रेखा पर कब सूर्य लंबवत चमकेगा, तो यहाँ पर ये डेट आपको ध्यान रखनी है, सूर्य मकर रेखा पर जो लंबवत रहता है वो कब रहता है, तो 22 दिसंबर को रहता है। कब रहता है, तो 22 दिसंबर, आपको डेट याद रखनी है, 22 दिसंबर को रहेगा, 22 दिसंबर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर फिर से आ गया था, जो मैंने पहले ही चीज क्लियर कर दी। तो 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर की जो अवधि है ना, जिस पर फिर से सूर्य किस पर आए, विषुवत रेखा पर आए, फिर से 23 सितंबर, अगेन कहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है, तो मकर रेखा पर कब, 22 दिसंबर को। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की है ना सूर्य ने, पहले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तय की है वो कब की, 23 सितंबर से 22 दिसंबर के मध्य। इसी को कहा जाता है क्या, दक्षिणी अयनांत। सूर्य का क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, या फिर सूर्य का कहाँ होना, दक्षिणायन होना, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है दक्षिणायन या दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, वापस से ध्यान देना है ग्लोब में, यहाँ पर देखो क्या है, अर्थ रोटेट भी कर रही है, लेकिन सूर्य अब विषुवत रेखा से कहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, तो मकर रेखा पर। लेकिन क्या यहाँ पर ये जो है दक्षिणी ध्रुव इस प्रकार से उठा हुआ नहीं है क्या, बिकॉज सूर्य आपकी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर झुकी हुई है सूर्य के समक्ष। तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, अब जो मकर रेखा पर शिफ्ट हो चुका है सूर्य, तो अब यहाँ जो है ना 6 माह तक क्या रहेगा, दक्षिण ध्रुव पर दिन रहेगा और उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगी, रात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ क्या है, दक्षिणी 6 माह मतलब आपके 6 माह तक क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहने वाला है, यहाँ दिन रहने वाला है, ठीक है।
6 माह का 6 माह का दिन होगा, मतलब रात होगी नहीं यहीं पर। और रात कहाँ पर हो जाएगी, अब रात यहाँ हो जाएगी उत्तरी ध्रुव में। और यहाँ रातें कब हुई थी, जब 21 मार्च से लेकर 21 जून के मध्य में दक्षिणी ध्रुव पर क्या थी, रात थी। ठीक है, तो यहाँ 6-6 माह की रात होती है, 6-6 माह के दिन होते हैं। इसी वजह से उत्तरी ध्रुव पर नहीं रह सकते हम लोग और दक्षिणी ध्रुव पर भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, और वैसे भी बर्फ भी रहती है, टुंड्रा वनस्पति तो पाई जाती है कुछ एक मात्रा में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, बिकॉज 6 माह के अंदर जो है आप अगर हम रहना भी चाहेंगे तो सड़ गल के नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ इतना हमने समझ लिया। ठीक है, उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये कंप्लीट हमने समझ लिया। अब देखो क्या है, दो महत्वपूर्ण शब्दावली और है क्या आपकी, एक तो है उपसौर और एक क्या है, अपसौर। ठीक है, उपसौर और अपसौर, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो अप का मतलब होता है कि बाहर की ओर। ठीक है, मतलब जैसे, और उप का मतलब होता है निकट। उप का मतलब देखो एक चीज है, आपने एक उपनयन संस्कार पढ़ा होगा 16 संस्कारों में से। ठीक है, तो उपनयन संस्कार मतलब गुरु के समक्ष बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, तो उप मतलब गुरु के निकट, तो उप सौर मतलब निकट। भाई निकट से संबंधित किसके निकट, सौर्य यानी सूर्य। तो सूर्य के निकट जब पृथ्वी आती है, जब वो पूरा रेवोल्यूशन पूरा करती है, तो उपसौर जो स्थिति होती है ना, जब सूर्य के एकदम निकट होती है, तो वो कब होती है ये हमें पता होना चाहिए। और अपसौर मतलब सूर्य से एकदम दूर वाली स्थिति कब होती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो महत्वपूर्ण डेट्स आपको ध्यान रखनी है, जो एक तो उपसौर की और एक अपसौर की। ठीक है, तो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका है। तो देखो उपसौर की स्थिति कब होती है, यहाँ पर ये जून है, फिर वापस से हम लोग जो है आपका ये आपका दिसंबर हो गया। यहाँ जब ये पृथ्वी आपके मार्च तक ये वापस से गति करेगी, जब कर्क रेखा पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ मध्य में उपसौर की स्थिति देखने को मिलेगी आपके कब, तो यहाँ पर 3 जनवरी को देखने को मिलती है। ठीक है, वापस से आएगा तो ये आपका जून, और जून के बाद में ये बहुत ज्यादा ये दूर चली जाती है, और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो उपसौर तो कब होगा, 3 जनवरी को, और अपसौर कब होगा, तो ध्यान रखना है 4 जुलाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया इतना। आई होप आप सभी को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं है फिर भी तो आप क्लास को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अदरवाइज क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और 2-3 दिन में भी नोट्स पर तो नोट्स में अपलोड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्कर मैं चेंज कर लेती हूँ, जब तक आप क्या करेंगे, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने एक चीज हमने क्लियर कर ली, गतियां तो हमने पढ़ ली। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है परिक्रमण गति से, और दिन रात बनते हैं किससे, परिभ्रमण गति से। ठीक है, 2 गतियां हैं पृथ्वी की, कोई पूछे तो बता सकते हो आराम से कि 2 गतियां हैं, कौन कौन सी, परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ, अब हम पढ़ेंगे क्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं और चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान क्या देना है, एक चीज है, पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिससे काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो आपका ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य तो हमेशा ही क्या है, सूर्य तो अपने स्थान पर अवस्थित ही रहने वाला है। ठीक है, सूर्य कहीं भी जगह शिफ्ट नहीं करता है, सूर्य अपने स्थान पर ही एग्जिस्ट करता है और अपने एग्जिस्ट पर ही घूमता रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका। अब जो आपकी अर्थ है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो अर्थ है ना, यहाँ मैं बना देती हूँ, ये क्या है, अर्थ, ये आ गई आपका पृथ्वी आ गया। ठीक है, अब यहाँ मैं बना देती हूँ क्या, ये है आपका क्या, चंद्रमा। भाई चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है चारों ओर, तो आपकी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो आपके सन के अराउंड चक्कर लगाती है। क्लियर हो गया भाई, आपकी ये तो सूर्य क्या है, तारा है, और पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और आपका चंद्रमा क्या है, तो उपग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पृथ्वी है ना, वो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो क्या है, क्या सूर्य कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। भाई देखो, और आपका चंद्रमा है, या तो वो चंद्रमा चलकर, भाई गति कौन कर रहे हैं, चलायमान कौन है,
पृथ्वी और चंद्रमा। अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जा रहा है, चंद्रमा या पृथ्वी। तो या तो पृथ्वी चंद्रमा या सूर्य के बीच में आएगी, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा, बिकॉज चंद्रमा सूर्य आपके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो कभी चलकर यहाँ पर आ गया। और अगर वो चंद्रमा नहीं, मान लो अगर चंद्रमा के अलावा अगर बात करें तो पृथ्वी ही चंद्रमा फिर उधर चलकर चला गया, और पृथ्वी फिर रोटेट करते करते जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, और चंद्रमा भी साथ साथ में गतिमान होता है ये पृथ्वी के। तो सूर्य कभी भी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में नहीं आ सकता। अगर ऐसा हो, मान लीजिए पृथ्वी चलकर यहाँ पर आ जाए और चंद्रमा क्या वहीं रहेगा कि नहीं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी के साथ साथ ही तो घूमता है, तो चंद्रमा उधर नहीं रह सकता। तो एक चीज तो दिमाग से निकाल लो कि ना तो सूर्य ग्रहण में कभी सूर्य मध्य में रहेगा, ना ही चंद्र ग्रहण में सूर्य कभी मध्य में रहेगा। मध्य में या तो पृथ्वी रहेगी या चंद्रमा रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में रहेगी तो सूर्य में अपना प्रकाश है कि नहीं है, 100% है। हीलियम हाइड्रोजन गैसों के संलयन से जो यहाँ पर जो परमाणु विस्फोट की निरंतरता बनी रहती है, जिसकी वजह से सौर ज्वाला निकलती है, जिसकी वजह से आज सूर्य प्रकाशमान रहता है, निरंतर रहता है, ठीक है। अब क्या चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ की मिट्टी कैसी है, चमकीली है। मिट्टी कैसी है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, चमकीली, लेकिन स्वयं का प्रकाश नहीं, स्वयं का प्रकाश नहीं, ठीक है, स्वयं का प्रकाश नहीं, ठीक है। और बात करें तो आपके तारे का यानी कि सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, ऑब्वियसली है। पृथ्वी में है क्या स्वयं का प्रकाश, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं यहाँ भी ये क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है, लेकिन आपका जो चंद्रमा है ना वो चमकता जरूर है, बिकॉज वहां की मिट्टी चमकीली है, ठीक है। अब देखो क्या है, पृथ्वी रोटेट करते करते आपके सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ गई, और चंद्रमा भी पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगा रहा है, लेकिन चंद्रमा भी यहाँ पर एक सिद्ध में आ गए तीनों, ठीक है। अब जब तीनों एक सिद्ध में आते हैं ना, तो इसको कहा जाता है क्या, सिज्जकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिज्जकी, या फिर कहा जाता है क्या, युति वियुति कहा जाता है। युति वियुति कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, या तो सिज्जकी कहा जाता है या युति वियुति कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में है, तो क्या सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आपके पृथ्वी पर चंद्रमा पर पहुंचेगी क्या, नहीं पहुंचेगी। तो क्या चंद्रमा की मिट्टी जो चमकीली है वो चमकेगी, नहीं चमकेगी, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल भी किरणें नहीं पहुंच पा रही, पृथ्वी ने पूरा स्थान घेर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो एकदम अंधकार में जो खगोलीय पिंड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ग्रहण किसको लग गया है, चंद्रमा को लग गया है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, ये हो गया आपका चंद्र ग्रहण। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया आपका चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण होता है ना, वो कब होता है आपका, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को। तो भाई मैम अमावस्या तो हर महीने ही आती है, तो हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता, बिकॉज क्यों नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा भी जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की तरफ झुकी हुई है, वैसे 5 डिग्री आपके अक्षांशों का नाम नहीं रखा है, 5 डिग्री पर कौन झुका हुआ है, आपका चंद्रमा झुका हुआ है। तो हर जो अमावस्या होती है ना, वहां तक ये इसके झुकने की वजह से क्या है, थोड़ी बहुत रोशनी जो है ना वो पहुंच जाती है अमावस्या को भी चंद्रमा पर। लेकिन एक स्थिति चंद्र ग्रहण की जो स्थिति, एक पर्टिकुलर अमावस्या ऐसी आती है जब बिल्कुल भी रोशनी सूर्य की नहीं पहुंच पाती है, और उसी दिन क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्लियर। अब ये तो हमने बात कर ली किसकी, चंद्र ग्रहण की, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण वाली स्थिति को कहा जाता है वियुति, ठीक है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगी, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इधर मैं बना देती हूँ क्या, सूर्य को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये है आपका पर्टिकुलर सूर्य, ठीक है। ये है क्या, सूर्य, स्वयं का प्रकाश है, ठीक है। स्वयं का क्या है, इसमें प्रकाश है, ठीक है। और इसी की वजह से पृथ्वी प्रकाशमान होती है, चंद्रमा भी पृथ्वी से रोशनी लेकर पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये चंद्रग्रहण की स्थिति एक बार छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ना, ये गति करके कहाँ पर आ चुका है, बिकॉज ये चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के अराउंड।
तो ये आ चुका है कहाँ पर, ये आ चुका है कहाँ, आपके पृथ्वी और चंद्र, आपके सूर्य के मध्य में आ चुका है। मैंने बताया सूर्य अपनी स्थिति से नहीं हिलेगा, कौन मूवमेंट करेगा, या तो पृथ्वी करेगी या चंद्रमा करेगा। तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ गया तो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो पृथ्वी में खुद का प्रकाश तो है ही नहीं, नहीं है बिल्कुल भी। चंद्रमा में है क्या, स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ की क्या है, मिट्टी क्या है, चमकीली है। मिट्टी क्या है यहाँ की, चमकीली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ की मिट्टी चाहे कितनी भी चमकीली हो, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी सिर्फ इसी पार्ट पर आ रही है चंद्रमा के, तो क्या इस वाले पार्ट की वजह से क्या भाई यहाँ पर रोशनी हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो बिल्कुल अंधकार है ना, तो भाई यहाँ आपकी पृथ्वी पर क्या है, नीलबटा सन्नाटा छा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो पृथ्वी है ना, तो बिल्कुल भी यहाँ पर रोशनी नहीं पहुंचेगी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपकी, हाँ, जब पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच रही है, यहाँ पर पृथ्वी पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो सूर्य बिल्कुल क्या है, हमें तो सूर्य भी अंधकार युक्त दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा नहीं चमक रहा। चंद्रमा में क्या है, चमक बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो चमक जीरो है मतलब हमारे लिए क्या है, सूर्य तो बिल्कुल क्या है, रोशन मतलब सूर्य रोशनी फैला ही नहीं रहा, तो इसी वजह से सूर्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, तब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो डायमंड आपके इसके चारों ओर सूर्य ग्रहण की स्थिति के समय जो है, चारों ओर थोड़ा सा प्रकाश पाया जाता है, जिसको डायमंड रिंग कहा जाता है, ठीक है। डायमंड रिंग या फिर हीरक वलय कहा जाता है, ठीक है। कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो बता देना। तो हीरक वलय अदरवाइज डायमंड रिंग कहा जाता है। ये क्लियर आई होप आप सभी को हो चुका है। युति कहा जाता है कि इसको सूर्य ग्रहण को, सूर्य ग्रहण और आपका चंद्र ग्रहण मिलकर युति व्युति बनाते हैं, जिसको दैट इज कॉल्ड सिजगी, ठीक है। तो इतना आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, आपके सूर्य ग्रहण जैसे कंप्लीट जैसे अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, आई होप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखो हम लोग अब एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इरेज कर देती हूँ मैं। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ज्वार भाटा, ठीक है। तो क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, सूर्य और चंद्रमा के जो ये है ना, मतलब मूवमेंट्स है, जैसे चंद्रमा मूवमेंट करके जो है रोटेशन पूरा करता है पृथ्वी के अराउंड, पृथ्वी भी एक राउंड लगाती है किसके, सूर्य के अराउंड। तो इनके उपसौर या अपसौर यानी निकट आने का दूर जाने का प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी पर, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके प्रभाव से देखो, मान लीजिए ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह दृढ़ भूखंड है, सभी जगह महाद्वीपीय भाग है। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे महासागरीय भाग भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैप के थ्रू समझा देती हूँ। कुछ इस प्रकार से अगर बात करें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा क्या आपका, इस प्रकार से आपका ये यूरोप वाला पार्ट हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। ये आपका एशियन कंट्रीज आ गए, ठीक है। कुछ इस प्रकार आधे एशियन कंट्रीज में इधर बना देती हूँ। देखो आपकी अर्थ तो गोल ही है ना, तो ऐसे तो है नहीं कि एशिया उधर ही है, आधा एशिया इधर भी है। मतलब अगर मान लो आपको उत्तरी अमेरिका जाना हो, तो आपकी फ्लाइट कहाँ से, यहाँ से यहीं जाएगी, उधर से लेके इधर से तो यहाँ थोड़ी आएगी। मतलब वो यहाँ पर अगर मैं अटलांटिक महासागर लिख दूं, तो अटलांटिक महासागर को पार करके थोड़ी ना यहाँ से यहाँ आओगे, नहीं। आप यहीं से सीधा ये जो पैसिफिक ओशियन है यानी कि प्रशांत महासागर है, इसी को पार करके आ सकते हो, ठीक है। अगर मान लो जापान जाना हो, ये रहा आपका जापान, इधर आपके उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये एशियन कंट्रीज के आधे इधर बना देती हूँ, साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया आधा इधर बना देती हूँ मैं, आधा इधर बना देती हूँ। तो आपकी जो अर्थ तो गोल ही है ना, तो यहाँ पर ये आपका अंटार्कटिका हो गया। तो ये हो गया क्या आपका हिंद महासागर, ये आपका प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशियन है ही। ये दक्षिणी आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर लिख सकते हैं, या फिर दक्षिणी ध्रुव महासागर लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है। या फिर आर्कटिक महासागर भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका नॉर्थ पोल है, और ये आ जाएगा आपका साउथ पोल है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, आपके यहाँ पर तो बर्फ जमी हुई है, यहाँ पर भी, ठीक है।
और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखो बहुत सारे महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक, इंडियन ओशन, आपका अंटार्कटिक ओशन और आपका नॉर्थ, आपका जो आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 महत्वपूर्ण महासागर है। इसके अलावा बहुत सागर भी है, जैसे आपका भूमध्य सागर हो गया, अरेबियन ओशन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे आपके सागर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो महासागर है मतलब ये कैसा भाग आ गया पृथ्वी का, जलीय भाग आ गया। कैसा भाग आ गया, जलीय भाग। अब ये जो जलीय भाग है ना, तो ये जलीय भाग में से क्या लहरें उठती है कि फिर गिरती है, तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो जलीय भाग की जो ये जो जलीय भाग में से जो तरंगे उठती है ना, तो तरंगों पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो आपके पड़ता है किस पर, किसका प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य का और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कैसे, तो देखो क्या है, ये मैं बना देती हूँ आपका क्या, सूर्य, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना देती हूँ क्या, आपका चंद्रमा, ठीक है। ये हो गया आपका चंद्रमा और ये हो गया क्या, आपका सूर्य। तो देखो सूर्य का आकर्षण बल और साथ में चंद्रमा का आकर्षण बल, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से क्या होगा, पृथ्वी का जो ये जलीय भाग है ये ऊपर उठने की कोशिश करता है, ठीक है। और इतना ऊपर नहीं उठ पाता कि चंद्रमा में विलीन हो जाए और इतना ऊपर भी नहीं उठ पाता कि सूर्य में विलीन हो जाए, पर इतना जरूर ऊपर उठ पाता है कि फिर से आपके अर्थ का जो है गुरुत्वीय बल काम करता है और उसको नीचे धकेल लेता है, ठीक है। भाई आपके अर्थ में भी तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या गुरुत्वीय बल है, और साथ में अर्थ में अपकेंद्रीय बल भी है जो उसको ऊपर की ओर उठने देता है। भाई अपकेंद्रीय मतलब फेंकना, यानी कि ऊपर की ओर उठाना, और गुरुत्वीय बल वापस खींचना, ठीक है। भाई आप कोई बॉल ऊपर फेंकोगे, आप फेंक तो पा रहे हो ना, लेकिन वो वापस आएगी, बिकॉज फेंकी आपने ऊपर गई तो गुरुत्व आपका अपकेंद्रीय बल काम करा पृथ्वी का, और वो वापस आई तो गुरुत्वीय बल, ये चुंबकत्व शक्ति है वो पृथ्वी की, वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखोगे, यहाँ आपका पर्टिकुलर मान लीजिए प्रशांत महासागर है, यहाँ से लहरें उठी और ऊपर की ओर आई, तो एक तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल काम करा और एक चंद्रमा का आकर्षण बल काम करा, ठीक है। लेकिन अब ये जो ऊपर उठी है ना, तो ऊपर उठने को, जल के ऊपर उठने को तो कहा क्या जाता है, जल के ऊपर उठना, ये जल का ऊपर उठना तो कहलाता है क्या, तो जल का ऊपर उठना कहलाता है ज्वार। और वापस जब ये जल वापस गिर रहा है समुद्र में, महासागरों में, तो ये इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, तो उसको कहा जाता है क्या, भाटा, ठीक है। तो जल का वापस गिरना, जल का ऊपर उठा, तरंगीय लहरें आई, ऊपर उठा जल, ज्वार, और वापस गिरा, भाटा, ठीक है। तो जल का वापस नीचे गिरना, ठीक है, क्या कहलाता है, तो भाटा कहलाता है। इतना समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर यही सेम सिचुएशन आपके सूर्य के साथ होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ उत्तरी ध्रुव महासागर है, अब यहाँ इसका जल जो है सूर्य के आकर्षण शक्ति की वजह से ऊपर उठेगा, लेकिन आपका जो है और अपकेंद्रीय पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति की वजह से भी ऊपर उठेगा, लेकिन पृथ्वी वापस इस जल को खींच लेती है, बिकॉज पृथ्वी में अपनी ग्रेविटी पाई जाती है, इट्स हैज ओन ग्रेविटी आल्सो, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो इसको ही कहा जाता है क्या, ज्वार भाई, भाटा, ठीक है, भाई नहीं सॉरी, भाटा कहा जाता है, ठीक है। तो टाइड भी कहा जाता है इसको, टाइड, ठीक है। अब ये टाइड्स है ना, इट हैज द लोट्स ऑफ काइंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो प्रकार हैं, हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से। अब देखो उससे पहले एक चीज मैं आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाली स्थिति में ही मैं समझाने वाली थी। जैसे ब्लू मून है, आपका ब्लड मून है या सुपर मून है, उसको किसको कहा जाता है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, पहले ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, वापस से फिर से हम लोग चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का थोड़ा सा समझा के फिर मैं उपभू और अपभू और आपका जो सुपर मून है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगी। वापस से यही आ जाइए, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा है, टाइड्स है, तो इनके कुछ प्रकार है। देखो इनके प्रकारों में जैसे आपका एक तो है अयन व्रत, अयन व्रत, आयन व्रत प्रकार, ठीक है, आयन व्रत कह सकते हैं, या फिर दीर्घ आपका ज्वार कह सकते हैं, ठीक है। या भूमध्य, आपका भूमध्य, भूमध्य प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। देखो भूमध्य रेखा यहाँ पर है और भूमध्य सागर भी कहाँ पर है, यहाँ पर ये मध्य में, आपके जो आपका यूरोप और आपके अफ्रीका के मध्य में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा, देखो एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहां से जो है ना आपके
कर्क रेखा ये थोड़ा सा अगर ऊपर बना दे तो यहाँ पर भूमध्य व्रत और आपके दक्षिणी आपकी जो है ना मकर रेखा ये भी गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, और एक आपकी कर्क रेखा पे गुजरती है, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना पड़ेगा। तीनों रेखाएं गुजरती है कहाँ से, आपके अफ्रीका महाद्वीप से। तो यहाँ पर देखो मैं आपको समझा रही थी क्या, ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या फिर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में जो भी आपके जो ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं उसको भूमध्य प्रकार के ज्वार भाटे कहा जाता है। अयन व्रत मतलब जो आपके आपके जो कर्क रेखा है और आपका जो मकर रेखा है, यहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं इसके आसपास वाले एरिया में, तो उसको कहा जाता है क्या, अयन व्रत। देखो मैं यहाँ पर बनाऊंगी आपकी कर्क रेखा, बिकॉज यहाँ आपका भारत यहाँ पर आ गया। तो देखो ये कोई पैमाना लेकर नहीं बनाया गया मैप है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। हाँ मैं ग्लोब में जरूर समझा सकती हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप ग्लोब को देखिए, तो ये क्या है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भारत से गुजर रही है कौन, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के आसपास मतलब बंगाल की खाड़ी हो गया, अरेबियन ओशन हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, ठीक है। इसके अलावा पैसिफिक ओशन हो गया, उत्तरी ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर आ गया, ठीक है। प्रशांत महासागर टोटली आ जाएगा। इसके अलावा अटलांटिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, या अंध महासागर इसको हम लोग कह सकते हैं। तो वो आपके अयन व्रत प्रकार के जो अगर यहाँ पर अगर कोई प्रकार का ज्वार भाटे की क्रिया होती है तो अयन व्रत कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अयन व्रत एक और किसको कहा जाता है, जब मकर रेखा पर भी इस प्रकार की स्थिति होती है, ठीक है, मतलब ज्वार भाटे की प्रक्रिया आती है, ठीक है। तो मकर रेखा यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। और भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में अगर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, वैसे दिन में 2 बार ज्वार भाटे की क्रिया देखने को मिलती है, तो उसको कहा जाता है भूमध्य प्रकार के ज्वार, मतलब ज्वार कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक और आपके दीर्घ ज्वार भी होते हैं और एक आपका लघु ज्वार भी होता है, ठीक है। तो लघु ज्वार दीर्घ ज्वार भी होते हैं। तो दीर्घ ज्वार आपके पूर्ण तरीके से ज्वार एक तरंगे उत्पन्न होना, तो आपके दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार ये आ जाता है। मिश्रित देखो दीर्घ ज्वार आपके एक तो आपका ये ज्वार है, ये पूर्ण ज्वार होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, किसी भी एक समय के अंतर्गत कोई एक ज्वार है वो उच्च और निम्न ज्वार मतलब उनमें समानता पाई जाती है, तो वो दीर्घ ज्वार कहलाते हैं। अगर 2 स्थानों पर एक ही प्रकार की समानता यानी ऊंचाई और वापस गिरने में निम्न ज्वार में समानता पाई जाती है, तो वो लघु ज्वार कहलाते हैं। मिश्रित ज्वार अगर पर्टिकुलर किसी एक समय के अंदर का ज्वार उत्पन्न हुआ है, लेकिन दोनों जगह पर ऊंचाई और निम्नता में अगर असमानता विभिन्नता पाई जाती है, तो उसको मिश्रित ज्वार कहा जाता है। इतना क्लियर समझ में आ चुका है। अब देखो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, हाँ एक चीज मैं बता देती हूँ, इनके कुछ लाभ भी होते हैं ज्वार भाटा के, ठीक है। भाई ज्वार का ऊपर उठना मतलब के तरंगों का लहरों का ऊपर उठना, जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। अब इनके लाभ क्या है, ठीक है। तो यहाँ इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक चीज है ज्वारीय ऊर्जा, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रो पावर जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत का उत्पादन ज्वार भाटे के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। मतलब ज्वार भाटे की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है जब ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या है, जब ये जो जल है ना समुद्रों का या तटीय भागों का जल जब ऊपर उठता है तो वापस से नीचे गिरता है। तो जो गहराइयों के अंतर्गत जो सीपियां होती है, मोती होते हैं, तो या फिर जो बहुमूल्य जो पदार्थ होते हैं, धातु होती है, उनको तटीय भागों पर जमा कर देते हैं ज्वार। तो इस वजह से क्या है कि ये एक देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, लोगों के लिए भी एक आर्थिक रूप से काम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुमूल्य धातु है हम ज्वार के माध्यम से हम लोग या कोई पर्टिकुलर कंट्री प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा मत्स्य उद्योग में सहायता है, उन्नत किस्म की जो मछलियां हैं वो गहराई में पाई जाती है, वो तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाती है, मत्स्य पालन और मत्स्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ ज्वार भाटे का महत्व है। अब देखो मैं आपको सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून किसको कहा जाता है वो भी आज ही की क्लास में कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बेस्ड होगी किस पे, तो आपके अक्षांश और देशांतर में समझाऊंगी अच्छे तरीके से। वैसे तो हमने अक्षांश और देशांतर जो है इन शब्दावलियों का प्रयोग हर क्लास में किया है, लेकिन किस प्रकार से निर्धारण होता है, कितने प्रकार के अक्षांश होते हैं, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको आज की क्लास में अब 2-3 शब्दावलियां और यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। एक है आपका क्या सुपर मून, और एक है क्या आपका ब्लू मून, और एक है क्या आपका ब्लड मून, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना
सुपर मून किसको कहा जाता है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, जैसे मैंने उपसौर और अपसौर वाली स्थिति बताई, यानी पृथ्वी का सूर्य के निकट होना उपसौर 3 जनवरी को होती है, ठीक है, सबसे निकट पृथ्वी सूर्य के, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, तो अपसौर कहलाती है। क्लियर। तो वैसे ही स्थिति यहाँ पर सुपर मून के साथ में कि आपके पृथ्वी के भी एक भाई एक जो पर्टिकुलर प्राकृतिक ग्रह है वो पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये निकट कब होता है और दूर कब होता है, ठीक है। तो दूर का तो नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ निकट का हम लोग कह सकते हैं कि जब ये चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, तो जब निकट होता है तो इसको कहा जाता है क्या, सुपर मून। अब देखो सुपर क्यों कहा जाता है, निकट होगा तो भाई पास में से अधिक अच्छे प्रकार से दिखाई देगा। तो अगर ये 100% बड़ा दिखता है तो उसका 14% और ज्यादा अधिक बड़ा हमें दिखाई देता है पास में से भाई सुपर मून वाली स्थिति में। और साथ में अगर ये 100% चमकता है तो 30% अधिक चमकीला हमें दिखाई देता है। अपनी चमक नहीं है, पृथ्वी आपका सन से रोशनी लेकर चमकता है, तो यहाँ पर क्या है, ये 30% अधिक चमकीला हमें ये दिखाई देता है। क्लियर हो गया। तो ये जब निकट होता है ना तो इसको कहा जाता है क्या, सुपर मून कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना ही है। निकट होता है जब पृथ्वी के तो इसको सुपर मून कहा जाता है, और इसको सुपर मून को भी उपभू भी कहा जाता है, मतलब इस स्थिति को उपभू कहा जाता है, सुपर मून को नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो ब्लू मून किसको कहा जाता है, तो ब्लू मून की जो स्थिति है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्लू मून जब ये इससे ये पर्टिकुलर जो है ना ब्लू मून, देखो ब्लड मून समझा देती हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो यहाँ ये सुपर मून हो गया। अब ब्लड मून कब होगा, जब पृथ्वी आपके ये चंद्रमा मान लीजिए, ये तो सुपर मून हो गया। अब इसको ध्यान नहीं देना है, एक बार के लिए ब्लड मून पे चलते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, ये है क्या, सूर्य। तो जब वो चंद्रग्रहण वाली स्थिति समझाई थी ना, यहाँ मान लीजिए ये है आपका क्या, चंद्रमा, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा है ना, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में आ जाएगी, मतलब क्या होगा यहाँ पर आपका चंद्रग्रहण। तो चंद्रग्रहण की स्थिति में क्या है, मतलब कि जब पृथ्वी चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही मतलब चंद्रमा की मिट्टी जो चमकीली है वो नहीं चमक रही है, तो आपकी पृथ्वी की जो कोण क्या पहुंचेगी, परछाई इस पर चंद्रमा पर पड़ेगी, ठीक है। तो उस स्थिति में इसका कलर कैसा दिखाई देता है, एकदम रेड दिखाई देता है चंद्रमा का। तो इसी वजह से ब्लड मून कहा जाता है। देखो आप अगर याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने किया है कि हमारे अगर मान लीजिए कि हमारे जो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ब्लड सेल्स को तो यहाँ पर आपको या तो ग्रीन कलर में आपकी जो सेल्स है वो दिखाई देगी हाथों पे, या ब्लू दिखाई देगी। ग्रीन मतलब जैसे जिसमें ज्यादा ऐसे कह सकते हैं भाई गर्म खून कहते हैं तो वो आ जाएगा कि आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन कलर दिखाई देगा। और किसी का ठंडा खून रहता है तो वो ब्लू दिखाई देता है। क्लियर। तो पृथ्वी भाई कैसा है आपका, नीला ग्रह दिखाई देता है कि नहीं भाई, आपके अंतरिक्ष पे देखने पे इसका कलर कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और नीला दिखाई देता है, अब नीले ग्रह की क्योंकि यहाँ पर किस वजह से दिखाई देता है, जल की वजह से। अब जल कैसा है, ठंडा है, और ठंडा खून कैसा है भाई, जल आपका नीला है। और नीले ग्रह की अगर परछाई पड़ेगी, नीले ठंडे जल की अगर परछाई किसी खगोलीय पिंड पर पड़ रही है तो वो कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये ब्लड है, ये नीला दिखाई दे रहा है, ठंडा खून है तो ग्रीन है, तो ऑब्वियसली ग्रीन भाई, ब्लड अगर गर्म है तब तो ग्रीन दिखाई देता है, अगर ठंडा है और तो नीला दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसी वजह से क्या है आपका, ये जो है ना आपका जो है ये रेड भाई, ये नीला है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये ब्लू है, मान लीजिए ब्लू प्लेनेट है, लेकिन ये दिखाई कैसा देगा, रेड दिखाई देगा, ठीक है। जैसे नहीं होता, आपने कभी पेंट वगैरह किया होगा, कुछ आपने क्रिएटिविटी की होगी, तो जैसे रेड कलर में आपने व्हाइट मिक्स करने में पिंक कलर बनाया होगा, तो यहाँ पर कलर्स का कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू जो आपका नीला ग्रह है, इसकी परछाई अगर इस पर पड़ेगी तो ये रेड दिखाई देगा। इतना क्लियर समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कुछ आप याद कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम ब्लड मून। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, एक आपकी रह जाता है क्या कॉन्सेप्ट, ब्लू मून। तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर आपको पता है 1 महीने में
जैसे आपके जैसे पूर्णिमा होती है, ठीक है, पर्टिकुलर एक महीने बाद में जैसे पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा हम लोग कहते हैं क्या, कि जब चांद हमें पूरा दिखाई देता है, चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है। चंद्रमा की अलग 16 कलाएं हैं, तो चंद्रमा घटता है फिर बढ़ता है, इस प्रकार से हमें जैसे जब पूरी तरीके से जब हमें भाई 5 जो 5 डिग्री पे जो चंद्रमा झुका हुआ है, तो थोड़ी बहुत रोशनी पृथ्वी पर जब पहुंचती है तो वो अमावस्या होती है, ठीक है, यानी चंद्रमा पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है, एकदम नहीं दिखाई देता तब तो चंद्रग्रहण, बट कुछ कुछ मात्रा में हमें दिखाई देता है कुछ समय के लिए, तो वो अमावस्या रहती है। लेकिन एकदम पूरा तो यहाँ आ गया चंद्रमा, तो सूर्य की पूरी रोशनी ले रहा है और पूरी तरीके से रोशनदान बना हुआ है पृथ्वी के लिए, तो यहाँ पर ये क्या है, पूर्णिमा हो गई। अब जो पूर्णिमा क्या है, किसी माह के अंदर अगर 2 पूर्णिमा हो जाए, जैसे होती है ना बहुत बार तिथियां 2 बार होती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप मान लीजिए कि 2 दिन अगर पूर्णिमा हो, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, ब्लू मून की स्थिति कहलाती है। किसी माह में 2 पूर्णिमा होती है किसी माह के अंदर, तो फिर इसको जो दूसरा जो पूर्णिमा वाला जो चंद्रमा है ना, वो क्या क्या कहलाता है, जो दूसरा चंद्रमा है या दूसरा दिन जो दिखाई देने वाला जो चंद्रमा है, वो कहलाता है क्या, आपका ब्लू मून। और ये स्थिति रोज रोज नहीं देखी जाती है, हर पूर्णिमा को नहीं देखी जाती, ये पर्टिकुलर प्रति आपके 2.5 ईयर्स के बाद देखी जाती है, यानी 2.5 वर्ष के अंतर्गत ये स्थिति देखी जाती है, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आ चुका है। एक आप ये और ध्यान रख सकते हैं, एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी आपके 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है, सूर्य के विषुवत वृत्त पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कर्क रेखा और मकर रेखा पर पूछा जाए तो 1275 प्रति किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हैं, 1275 किलोमीटर पर आवर आप लोग मकर रेखा पर भी बता सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आप सभी के ये सब कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ में क्लास शेयर कर देनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।